Hello 11th class, this is your online business study class. Today we start our new chapter 3rd. Chapter name is Private, Public and Global Enterprise. चैप्टर नेम क्या है हमारा? प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस में हम जो हमारा प्राइवेट सेक्टर जो हमने लास्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर में कंप्लीट किया था उसमें प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड कुछ डिफरेंस पब्लिक सेक्टर के बारे में और ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट जो दिया उसमें यही बताया गया है कि प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टडी की थी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, उसके टाइप्स और उसके फॉर्म्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रोल, फॉर्म्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। क्या इस चैप्टर में हम पब्लिक सेक्टर के जो एंटरप्राइज हैं उनके फॉर्म्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें, इंडिपेंडेंस के बाद में जो प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर है क्या रोल रहा उनका, इसमें टॉपिक में बताया गया। एक तरह से हम कह सकते दोनों के बीच में उसने कंपेयर किया है ना। कि स्टार्ट करते हैं। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड many enterprises and also established many new undertakings. The industrial policy resolution of 1948 and 1956 assigned dominant role to public sector enterprise. देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद एकदम क्या हुआ, जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, बहुत सारे एंटरप्राइज को क्या करना शुरू कर दिया, नेशनलाइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसने इसी से रिलेटेड यानी कि अगर हम बात करें इन एंटरप्राइज जो है न्यू एंड अंडरटेकिंग यानी न्यू एंटरप्राइज भी क्या की, इस्टेब्लिश की। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1948 और 1956 रही उसने जो पब्लिक सेक्टर था उस एंटरप्राइज को क्या किया, काफ़ी बढ़ावा दिया ना, काफ़ी अच्छा साइन डोमिनेंट रोल दिया पब्लिक सेक्टर को। मैनी एरियाज ऑफ बिजनेस वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर वाज रिस्ट्रिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग लिमिट्स ऑन एक्सपेंशन सेक्टर। अगर आगे इसमें बताया गया है कि अगर हम बिज़नेस की बात करें वो किसके लिए ज़्यादातर रिज़र्व था, बहुत से एरिया में किस लिए रिज़र्व था, वो तो पब्लिक सेक्टर के लिए। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर था उसकी जो एंट्री थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी ना। इन बिज़नेस में अगर हम बात करें वो किसके कारण थी, वो जो उनकी एक्सपेंशन लिमिट थी लाइसेंसिंग की फॉर्म में, उसके कारण उन्हें लाइसेंस वगैरह नहीं मिल पाता था इतना, इसलिए वो बंधे हुए थे, अपने उसको नहीं कर पाते थे अगर हम बात करें एक्सपेंड वगैरह। In spite of restricted role, the private sector continue to grow and contribute to economic development of the country. अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, फिर भी प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया, अपने आप वो बाउंड था, रिस्ट्रिक्टेड था, फिर भी उसने जो इंडिया का हमारी जो कंट्री है उसकी ग्रोथ में और उसकी डेवलपमेंट में क्या किया, काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी क्या कंट्रीब्यूट दिया, इसके बावजूद भी, रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी। और जबकि अगर हम बात करें इन स्पाइट ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू पब्लिक सेक्टर दिस सेक्टर कुड नॉट डू मच फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री ना। अगर हम बात करें कि प्रायोरिटी दी गई थी पब्लिक सेक्टर को, फिर भी वो नहीं कर पाया, जो पब्लिक सेक्टर था वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी उसमें क्या नहीं कर पाया, उसमें ग्रोथ वगैरह है जो डेवलपमेंट नहीं कर पाया, फिर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर के थ्रू नहीं हो पाई। इसीलिए क्या कहा गया कि दैट इज़ वाई 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसीलिए 1991 की अगर हम बात करें, इंडिया ने, हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने क्या अडोप्ट की, उसने पॉलिसी अडोप्ट की लिबरलाइजेशन की और ग्लोबलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, जो लाइसेंस वगैरह थे प्राइवेट सेक्टर को दिए गए, क्योंकि जो देखा गया कि जो पब्लिक सेक्टर है वो इतनी डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रही उसके उस सेक्टर में। इस कारण 1991 में लिबरलाइज़ किया गया, उसके थ्रू क्या हुआ, जो लाइसेंस वगैरह थे दिए गए प्राइवेट सेक्टर को, और अब वो ग्लोबलाइजेशन को भी बढ़ावा दिया गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया गया। इससे क्या हुआ, जो प्राइवेट सेक्टर था वो काफ़ी एक्सपांड हुआ, आगे बढ़ा इस पॉलिसी का यूज़ करके। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर था उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अपना साइन कर पाया, वो इसका जो बैरियर वगैरह थे प्राइवेट सेक्टर के लिए वो ख़त्म कर दिए गए। ठीक है, तो यही है इसमें। इससे पहले मैं आपको एक आपकी बुक में ये दिया हुआ है, इसी टॉपिक के बाद ये जो चैप्टर से रिलेटेड ही है, ये इंडियन इकोनॉमी में मिक्स्ड इकोनॉमी के इसमें बताया गया कि जो प्राइवेट सेक्टर था
ना प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में बता सकती हूँ मैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा, पार्टनरशिप फर्म में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और जॉइंट स्टॉक कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, ये हमने पढ़ा। मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं यानी जिनका एक नेशन या एक कंट्री में ना बिजनेस होगा, काफ़ी कंट्रीज़ में होता है, वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं। पर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, पब्लिक सेक्टर के बारे में। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, इसके क्या होते हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज़। ठीक है, आज हम जो स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक वो करेंगे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के बारे में पढ़ेंगे, पब्लिक सेक्टर का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा आज का टॉपिक है, इसी से रिलेटेड जो कि फॉर्म है एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का। देखिए, फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कौन कौन सी होती हैं, 3 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, सेकंड है पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, और थर्ड है गवर्नमेंट कंपनी। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में। नाम से ही कुछ क्लियर हो रहा है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग यानी अंडरटेकिंग होना कुछ डिपार्टमेंट्स को, है ना, यही है इसका मतलब कि अंडरटेक होना यानी अंडर में होना किसके, डिपार्टमेंट्स के, वेरियस डिपार्टमेंट्स के। तो पढ़ते हैं इसे। ये पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखना। दिस इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड एंटरप्राइज। द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इसे जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है इसे कैसे कंसिडर किया जाता है, इसे गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट माना जाता है। इट हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस देन गवर्नमेंट। इसे गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा माना जाता है, गवर्नमेंट से अलग नहीं माना जाता ना। हम पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं तो पब्लिक सेक्टर किसके अंदर आता है, गवर्नमेंट का। हाँ, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इट हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस देन गवर्नमेंट। इसका गवर्नमेंट से अलग एक्सिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। इट फंक्शंस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, इसके जितना भी काम इसमें होता है, फंक्शंस की बात कर रहे हैं, इसमें जितनी एक्टिविटीज़ होती है उस पर कंट्रोल किसका रहता है, वन मिनिस्ट्री का। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का। ठीक है, क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। जिसमें एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे एग्जांपल है रेलवे। तो रेलवे किसके अंडर में होगा, जो ये एंटरप्राइज है किसके अंदर होंगी, ये होगी रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर। तो वन डिपार्टमेंट है ना, वन मिनिस्ट्री के अंडर है। वन मिनिस्ट्री क्या है, रेलवे से रिलेटेड है, रेलवे मिनिस्ट्री। हाँ, यानी कंट्रोल किसका रहेगा, जो उसका हेड होगा रेलवे का, वो सारी की सारी जो बात मतलब जो इन्फॉर्मेशन आगे देगा, अकाउंटेबिलिटी किसके लिए होगी उसकी, वो होगी रेलवे मिनिस्ट्री के प्रति। ऐसे हम डिफेंस की बात करते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रति अकाउंटेबिलिटी होगी इस डिपार्टमेंट की ना। और पोस्ट और टेलीग्राफ की अगर हम बात करें तो पोस्टल वाला हो गया, ये ब्रॉडकास्टिंग हो गया, और टेलीफोन सर्विसेज। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर है, इनकी अपना क्या है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है। ठीक है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर बटे हुए हैं, इनका पूरी तरह से कंट्रोल किसका है, वन मिनिस्ट्री का। ठीक है, जैसे रेलवे का रेलवे मिनिस्ट्री, डिफेंस का डिफेंस मिनिस्ट्री में का कंट्रोल डिफेंस डिपार्टमेंट में रहेगा, पोस्ट एंड टेलीग्राफ का पोस्टल जो है मिनिस्ट्री। और इसमें हम एक बात और बताना चाहूँ, इसमें वन ऑफ द मिनिस्ट्री किसकी होगी, सेंट्रल की भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है। ठीक है बेटा, देखिए आगे पढ़ते हैं आप। फीचर्स देखिए इसकी, क्या है फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, कि दे ऑपरेट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अभी बताएं कि अगर हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें, इसको ऑपरेट कौन करता है, ये किसके थ्रू ऑपरेट होती है, ये होती है अंडर द कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसका ओवरऑल कंट्रोल इस पर रहता है, वो इसे ऑपरेट करती है। सेकेंड देखिए, दे आर ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, देयर इज़ नो सेपरेट एंटिटी। अभी ऊपर बताया कि क्या है, ये पार्ट है गवर्नमेंट का ही। ठीक है, गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है, इसका कोई भी गवर्नमेंट के अलावा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं मानी जाती। सेपरेट का मतलब अलग, अलग इसकी कोई पहचान नहीं, गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। इन्हें फाइनेंस कहाँ से मिलता है, पैसा कहाँ से मिलता है? जो गवर्नमेंट हर साल अपना मार्च में एनुअल बजट जो बनाती है इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, वहीं से इन्हें क्या होता है, फाइनेंस मिलता है। और फाइनेंस अगर मैं कहूँ तो कहाँ से मिलता है? ये मिलता है टैक्स से। जो हम लोग टैक्स देते हैं वो कहाँ जाता है? वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाता है, जो गवर्नमेंट का ट्रेजरी है। ठीक है, अब ट्रेजरी क्या हुआ? गवर्नमेंट का ट्रेजरी हुआ, गवर्नमेंट का जो खजाना होता है ना। अब बात कर रही हूँ मैं ट्रेजरी की। जो गवर्नमेंट का खजाना है, वहाँ पे जो हम टैक्स पे करें वो वहाँ पे ही जमा होता है सारा का सारा। तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ पैसा जमा होता है, और जो बजट बनाती है गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग जितनी भी इनकम है, इनकम की बात हम कर रहे हैं, जो फाइनेंस है ना, मतलब जो पैसा वहाँ पे डिपार्टमेंट्स में लगाया जाता है वो कहाँ से लगाया जाता है? इनके थ्रू। ठीक है, यानी एनुअल बजट के थ्रू पास होता है, और वहीं से जो फाइनेंस है वो जो डिपार्टमेंट्स अंडरटेकिंग उनको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखिए, द रिवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर डिपॉजिट इन द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, जो इनकी इनकम होती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, जो इनकी रिवेन्यू होगी वो कहाँ डिपॉजिट होती है? वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में। यानी ये अपनी मर्ज़ी से कहीं भी खर्च नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रेलवे मिनिस्ट्री की बात करूं तो जो रेलवे का डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट, ये नहीं अपनी मर्ज़ी से कुछ नई रेलवे बनवा ले, अपनी रेल बनवा ले, या फिर वहाँ पर कुछ अगर रिपेयरिंग वगैरह काम अपनी मर्ज़ी से करवा ले, नहीं। ठीक है, इसके लिए बजट पास होता है, वहाँ से वो पैसा अरेंज दो तब ये कराते हैं। और ये जो इनकी इनकम होती है, अब इसके थ्रू, ये नहीं कि इस इनकम से सारा का सारा खर्चा करवा लिया कुछ भी, ये इनकम कहाँ जाती है? ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खजाने में जाती है, डिपॉजिट होती है वहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, द स्टाफ ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर सिविल सर्वेंट्स आर रिक्रूटेड एंड कंपनसेटेड एज पर द रूल ऑफ सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट का मतलब यहाँ क्या हो गया? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, जो स्टाफ है अंडरटेकिंग का, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का, वो सिविल सर्वेंट माना जाता है, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ माने जाते हैं। उसी के जैसे जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की भर्ती होती है, ऐसे इनकी भर्ती होती है, और इन्हें ऐसे ही कंपनसेट किया जाता है। ठीक है, कंपनसेशन मतलब जो इन्हें दिया जाएगा कंपनसेशन वगैरह, वो इसके थ्रू ही दिया जाता है, सैलरी वगैरह जो भी दिया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंटल हेड हु इज़ अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्ट्री। इन पे किसका कंट्रोल रहता है? डिपार्टमेंटल हेड। जो इनका हेड होगा डिपार्टमेंट का, उसका कंट्रोल होगा, और वो किसके लिए अकाउंटेबल होगा? वो होगा जो भी उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री है, उसको वो क्या करेगा? अकाउंटेबिलिटी उसकी होगी वहाँ की। जैसे मैंने बात की थी रेलवे की, तो जो रेलवे डिपार्टमेंट का हेड होगा वो किसको अकाउंटेबल होगा? किसके लिए? वो होगा रेलवे मिनिस्ट्री के लिए अकाउंटेबल। अगर कुछ भी जवाबदेही देनी है वो वहाँ देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे कैन बी यूज्ड sued. They can be sued in the same manner as one can file a suit against the government. देखिए क्या है इसमें, दे कैन बी sued. sued का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो sued वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब होता है केस चलाना। ठीक है, अगर वो केस वगैरह चलाया जाता है तो वो कैसे होगा? कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट होगा। अगर लिखा दे कैन बी सूड इन द सेम मैनर एज वन कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उस तरह से वो केस होगा या मुकदमा इस तरह से ही चलाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट के खिलाफ चलाया जाता है। अगर इस अंडरटेकिंग में कुछ भी केस है तो वो उसी मैनर में चलाया जाएगा। तो ये थे बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या है इसकी, इसी से रिलेट करती हुई ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक से। देखिए क्या है, फर्स्ट देखिए क्या, इजी फॉर्मेशन। अगर हम इस तरह की डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की बात करें, ये क्या है? ईजी टू फॉर्म है, यानी इसको इस्टेब्लिश करना क्या है? ईजी है। इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह की जो फॉर्मेलिटी है वो नहीं करनी पड़ती, मतलब कंपल्सरी नहीं है रजिस्ट्रेशन। सेकंड देखिए, इफेक्टिव कंट्रोल। द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज़ वेरी इफेक्टिव एज इट इज़ डायरेक्ट एंड सेंट्रलाइज। जो कंट्रोल होगा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का वो काफ़ी इफेक्टिव है, सही है बिल्कुल। और किस पर? वो डायरेक्ट कंट्रोल है गवर्नमेंट का उस पर, और सेंट्रलाइज यानी केंद्रीय। हमने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रहता है, सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है उसका कंट्रोल इस पर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। देखिए क्या है इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन फंड। देखिए देयर इज ए प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एज फाइनेंशियल मैटर्स आर सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल सैंक्शन, बजट, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। यानी इसमें क्या होता है, जितना भी फंड होगा उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जाता है। ऑप्टिमम का मतलब मैक्सिमम, जितना भी यूटिलाइज हो सकता है वो। तो देखा देयर इज़ ए प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ, जितना भी फंड अवेलेबल होता है फाइनेंशियल मैटर्स के थ्रू, ठीक है, वो उसका क्या होगा, जितना भी मतलब मिनिस्ट्री सैंक्शन होता है, बजट होता है, अकाउंटिंग होती है उसकी, और उसका ऑडिट जो होता है, जांच वगैरह, उस कंट्रोल के कारण इसका क्या होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है फंड का। यानी कि कहीं पे भी इसकी यूटिलाइज ना हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इस पर जो बजट बनता है, फिर अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल के कारण जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होता है। नेक्स्ट देखिए अकाउंटेबिलिटी। अभी बताया अकाउंटेबिलिटी किसके लिए रहेगी, डायरेक्ट कंट्रोल रहता है पार्लियामेंट्री। देखो लिखा हुआ भी है देयर इज़ अ डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल, द परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, सो देयर इज़ अ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। किसके प्रति रहेगी, अगर कुछ भी इसमें कुछ हुआ है, कुछ फ्रॉड वगैरह, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, पब्लिकली होगी, ठीक है। जवाबदेही पब्लिक को देनी पड़ेगी। इस पर पार्लियामेंट्री कंट्रोल है। अगर इसमें कुछ बात होती है, कोई भी इसके बारे में कोई भी फ्रॉड वगैरह की कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक घोटाला, फॉर एग्जांपल घोटाला, तो उससे रिलेटेड जो भी बात होगी वो कहाँ होगी, पार्लियामेंट में, है ना, डिस्कस होगी, और उसी से क्या होगा, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल देनी पड़ेगी इन अंडरटेकिंग्स को। नेक्स्ट देखिए पब्लिक रिवेन्यू। द रिवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इज डिपॉजिट इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट, सो दीज अंडरटेकिंग हैव टू इंक्रीज द गवर्नमेंट रिवेन्यू। पब्लिक रिवेन्यू ही तो है। अब जितनी भी एक जैसे हम बता इसमें लिखा हुआ है कि जो भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है वो कहाँ डिपॉजिट होती है, वो सरकार के खजाने में जाती है। तो ये जो अंडरटेकिंग है वो गवर्नमेंट की जो इनकम है, रिवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करती है, और वो गवर्नमेंट पैसा कहाँ लगाती है, जहाँ भी पब्लिक के लिए मतलब डेवलपमेंट में, सोसाइटी की डेवलपमेंट, ये जो भी सिंपल वर्ड में आपको बता रही हूँ, एक तरह से पब्लिक की रिवेन्यू मान जाती है, ठीक है। यानी पब्लिकली लिए गवर्नमेंट इसे खर्च करती है। नेक्स्ट देखिए सीक्रेसी। द एक्टिविटीज़ परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कैन बी highly secret as the government can avoid disclosure on the plea of public interest. Due to secrecy, only the most sensitive area defense is operating as departmental undertaking. ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ और परफॉर्मेंस होते हैं अंडरटेकिंग की, वो क्या की जाती है, ज़्यादातर सीक्रेट रखी जाती है, ठीक है, किसे डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑन द प्ली ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। और इसलिए किया जाता है इसे, जो इसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे डिस्क्लोज़ क्यों नहीं किया जाता, पब्लिक के हित के लिए, यानी जनता है उसके हित के लिए कह सकते हैं आप, नहीं किया जाता है डिस्क्लोज़। यहाँ पे देखिए जो लाइन लिखी हुई है ये, ठीक है, सीक्रेट क्यों रखा रहता है, गवर्नमेंट कैन अवॉइड डिस्क्लोजर ऑन द प्ली ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। एक तरह से हम कह सकते हैं जो पब्लिक है, पब्लिक के हित के लिए, यानी जनता के हित के लिए दलील दी जाती है कि उनको हित के लिए क्या किया जाता है, इसमें अवॉइड किया जाता है डिस्क्लोज़ करना, हाँ, सबको नहीं बताया जाता ताकि सीक्रेसी बनी रहे। देखिए एक एग्जांपल इसका यही है, जैसे कि एग्जांपल है ये, डिफेंस इज़ ऑपरेटिंग एज डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, है ना, क्योंकि अगर उस सीक्रेट को कहीं बता दिया जाए किसी को, पब्लिकली अगर सीक्रेट जो है ना रखा जाए सारी इन्फॉर्मेशन, तो वो लीक होके कहाँ तक जाएगी, वो जो जिसे नहीं भी वो इन्फॉर्मेशन पहुँची है वो पहुँच जाएगी, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा सकेगा कि हमारी डिफेंस की इन्फॉर्मेशन कहीं ना पता चले। इसलिए लिखा हुआ है डिफेंस इज़ ऑपरेटिंग एज अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जो डिफेंस है हमारा, डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो किसी बात की क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के कारण नहीं कह सकते हम प्रोवाइड करती इन्फॉर्मेशन, उसे क्या करती है, लीक नहीं करती, उसे सीक्रेट रखती है, ठीक है, क्योंकि सेंसिटिव एरिया लिखा हुआ है, ओनली द मोस्ट ड्यू टू सीक्रेसी ओनली द मोस्ट सेंसिटिव एरिया, है ना, डिफेंस का है ना ऐसा एरिया। अब आपको समझ आ गए होंगे पॉइंट्स कि क्या क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होता है, अकाउंटेबिलिटी बनती है, और पब्लिक रिवेन्यू है, सीक्रेसी, ये सारे पॉइंट्स किसके हैं, मेरिट्स के। अब देखिए लास्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है डीमेरिट्स। देखिए डीमेरिट्स क्या क्या है, इनफ्लेक्सिबिलिटी, कम लोचशीलता पाई जाती है, ठीक है,
Departmental undertaking works under strict parliamentary control. There is too much interference of ministers and top officials. It is treated as one of the government offices. This reduces the flexibility and efficiency of the undertaking. इसमें कुछ जल्दी से चेंज नहीं किया जा सकता, क्यों? इसमें स्ट्रिक्टली पार्लियामेंट्री कंट्रोल है और बार बार जो मिनिस्टर्स हैं और ऑफिशियल्स हैं, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनका बार बार इसमें क्या होता है, इंटरफेयर होता है, ज़्यादा इंटरफेयर होता है। और ये पता ही आपको कि गवर्नमेंट ऑफिस माने जाता है, इट इज़ ट्रीटेड एज द वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिस, नहीं तो हमने पता ही है। तो ये क्या करता है, जब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, मतलब ये सब चीज़ें जब होंगी बार बार तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाती और इससे क्या होगी, जो अंडरटेकिंग्स हैं इनमें क्या होगी, जो एफिशिएंसी है वो कम हो पाती है, एफिशिएंसी जो है वो नहीं हो पाती, क्योंकि जब इनफ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, लोचशीलता ही नहीं है, फ्लेक्सिबल ही नहीं है, कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंज ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रॉपर कंट्रोल स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, तो क्या होगा इससे, अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी करना चाहें वो नहीं कर पाएंगे, तो फिर एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस होगी, इंक्रीज़ होने की वजह। नेक्स्ट देखिए, लैक ऑफ मोटिवेशन। अब देखिए, अब पता है कि अंडरटेकिंग्स जो हैं ये, इनमें क्या किया जाता है, जितनी भी रेवेन्यू होगी इनकी, इन अंडरटेकिंग की, वो डिपॉजिट की जाती है ट्रेजरी में, है ना, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में। अब जो इसमें वर्कर, या सॉरी मैं बात करूँ अगर जो भी काम कर रहे हैं इसमें एम्प्लॉयज़ वगैरह, तो उन्हें कुछ अलग से इंसेंटिव दिया ही नहीं जाता। देखो लिखा, देयर इज़ नो इंसेंटिव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट एंड रिवार्ड। अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं इसके लिए उन्हें कुछ अलग से जो प्रॉफिट है वो नहीं दिया जाता। प्रॉफिट में अगर हम कहीं हिस्सेदारी और एफर्ट्स और जो रिवार्ड्स हैं उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनता, कि अगर एफर्ट और रिवार्ड का मतलब क्या हो गया, कि अगर वो कुछ अच्छा एफर्ट्स कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, तो उन्हें इसके लिए कोई रिवार्ड नहीं रहता, जो उनका फिक्स है वही उन्हें दिया जाएगा। ये हो सकता है कि कभी कभी उनकी सीनियरिटी बेस पे उन्हें प्रमोशन दे दिया जाए। देखो लिखा हुआ है, जनरली प्रमोशंस आर ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एफर्ट्स। उनके काम करने के एफर्ट्स के बेस पे नहीं उन्हें प्रमोट किया जाता, उन्हें किया जाता है उनके सीनियरिटी के बेस पे। तो इससे क्या होंगे, वो मोटिवेट ही नहीं होते। अगर उन्हें रिवार्ड दिया जाए प्रॉपर एफर्ट्स के बदले में तो वो मोटिवेट होंगे, जबकि प्राइवेट सेक्टर इस चीज़ को करता है। तो यहाँ पे इस चीज़ की क्या है, ये क्या होता है, इससे बेस्ट एबिलिटी अपनी शो नहीं कर पाते, क्योंकि वो मोटिवेट ही नहीं होते। यहाँ पे लैक ऑफ मोटिवेशन पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। कमी होती है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की, अपनी मर्ज़ी से कहीं खर्च नहीं कर सकते ना, कहीं जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है उनमें कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें किसका कंट्रोल है, गवर्नमेंट का। ठीक है, द डिपार्टमेंट एंड अंडरटेकिंग कैन नॉट प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, नहीं बना सकते हैं कहीं पे लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्ट करना चाहें ऐसे प्रोजेक्ट्स में, या ऐसे प्रोजेक्ट्स को नहीं अप्लाई कर सकते, ना ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते, कि बजटरी जो कंट्रोल है इनका, कि दे आर सब्जेक्ट टू बजटरी कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, दे आर नॉट अलाउड टू यूज़ देयर ओवन रेवेन्यू फ्रीली एज दे हैव टू डिपॉजिट इन द ट्रेजरी। ये अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जो रिवेन्यू इन्हें हो रही है उसको फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते, कोई इन्हें इंडिपेंडेंस नहीं है इस चीज़ को कि वो फंड को कहीं यूटिलाइज़ कर सके। इसलिए कहा गया कि लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहती है। ऑटोनॉमी होता है स्वतंत्रता, वो इन्हें नहीं है, फाइनेंशियली फ्री नहीं है कुछ भी करें। नेक्स्ट देखिए, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनका जो मैनेजमेंट है जो है इनका, अगर हम डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की बात करें, कैसा है, इनएफिशिएंट है। देखिए, क्योंकि इन पर ज़्यादा लोड है काम का, तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है, ऐसे ही अपना काम कर रहे हैं। कि द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आर मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्हें मैनेज कर रहे हैं। दीज ऑफिशियल आर ओवरबर्डन विद द पेपर वर्क का उन पर क्या रहता है, ओवरबर्डन रहता है। दे स्पेंड मैक्सिमम टाइम टू आंसर द क्वेरीज फॉर पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री। ज़्यादातर वो किसके लिए रहते हैं, ज़्यादातर वो जो पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री है उनकी जो क्वेरीज होती हैं उनके आंसर देने में उनका ज़्यादातर टाइम बीत जाता है। दे कैन बी ट्रांसफर एनी टाइम, उन्हें कभी भी वहाँ से हटा के ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, एज ए रिज़ल्ट दे हैव लेस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। इसी कारण क्या होता है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एफिशिएंसी है उसमें क्या हो पाती है, उसमें उनकी होती है वो लेस सेंस, कमी है मतलब उसमें इस चीज़ की, कि वो पूरी तरह से एफिशिएंट नहीं हो पाते अपने वर्क को करने में, उनके ऊपर ओवरबर्डन रहता है। बस वो एक तरह से कह सकते हैं ना, अगर हमारे ऊपर ओवरबर्डन होता है तो हम कहते हैं कि हम गुस्से में काम करते हैं, खींच के कहना कि हम ऐसा काम करते हैं, तो ऐसे ही उनका रहता है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है कि जो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी बस उसी काम को किए जा रहे हैं, उन्हें मोटिवेट नहीं किया जाता, इसलिए जो मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट किया जाता है। जो अच्छा काम कर भी रहे हैं कई बार तो किसी भी प्रॉब्लम का उन्हें वहाँ से हटा के ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
लास्ट जो पॉइंट आता है वो है रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। देखिए, रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी रेफर टू डिले इन डिसीजन ड्यू टू मैनी फॉर्मेलिटीज़। अब देखिए, इसमें क्या होता है, बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है काम में होती हैं, इससे क्या होता है, वर्क काम में डिले होता है, डिसीजन लेने में डिले होता है। द डिसीजन इन द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आर डिले ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़, पेपर वर्क, प्रोसीजर एक्सेट्रा। जो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, इसमें पेपर वर्क ज़्यादा होता है, फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव, तो इस कारण क्या होता है डिसीजन लेने में डिले होता है। इनोवेशन, बोल्ड approach, immediate action, which are the so essential for the growth of an enterprise, have no space in the department undertaking. इनोवेशन क्या होता है, कुछ नया लेके आना, नवीनीकरण बोला जाता है। तो ऐसा इसमें होता ही नहीं, इसमें जो है करते आ रहे हैं पहले से ही, अपना कुछ है ही नहीं कि कुछ अपनी मर्ज़ी से लोग किसी भी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकें या कुछ, तो इस तरह से इनोवेशन नहीं होता। कोई बोल्ड अप्रोच है, तो पूरा बोल्ड अप्रोच का मतलब होता है जैसा करते आ रहे हैं ऐसे ही चलता जा रहा है, इमीडिएट कोई एक्शन नहीं ले रहा था। इस कारण क्या होता है, इसमें इन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की ग्रोथ नहीं हो पाती, जो कि ग्रोथ होने के लिए ज़रूरी पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। तो इनमें क्या है, रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेसी है कि जो होता है उसी के थ्रू करते जा रहा है, कोई किसी की कुछ नहीं अपनी मर्ज़ी से कर सकता, तो इसका एक इसमें डिमेरिट है। सूटेबिलिटी देखिए कहाँ है इसकी, अगर हम देखें, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है सूटेबल इन फॉलोइंग केसेस, व्हेन अटमोस्ट सीक्रेसी इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे सीक्रेसी रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे सूटेबल है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल इज़ नेसेसरी, जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल चाहिए, तो मैं एग्जांपल भी दिया हुआ, साथ साथ डिफेंस है, यहाँ ब्रॉडकास्टिंग है। थर्ड पॉइंट है वेयर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज़ इन्वॉल्व, जहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो वहाँ पे गवर्नमेंट ये अंडरटेकिंग ली जा सकती है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, लाइक एयरक्राफ्ट, आयरन, स्टील एट्सेट्रा। लास्ट जो है अंडरटेकिंग इन है सोर्स ऑफ रिवेन्यू, जहाँ पर क्या हो, काफ़ी सोर्स ऑफ रिवेन्यू की अंडरटेकिंग होती हो, जैसे लाइक रेलवे, तो इस तरह से क्या हो, वहाँ पर अंडरटेकिंग क्या हो सकती है, सूटेबल है। तो बेटा जितना हमने डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के बारे में पढ़ा है, इसे आप अच्छी तरह से अपना पढ़ लें, रीड आउट करें अच्छी तरह से, ठीक है, और अपने चैप्टर को प्रिपेयर करें इसे। थैंक यू।